इससे पहले बात कर लेते जम्मू कश्मीर की, जहां खीर भवानी यात्रा शुरू हो गई है। 3 मई को कश्मीर घाटी में आयोजित होने वाले कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े मेले के लिए जम्मू से यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग घाटी के लिए रवाना हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर घाटी में होने वाला ये पहला बड़ा आयोजन है। कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी माता खीर भवानी का मेला इसी महीने की 3 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले इस मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित देश के कई राज्यों से आ रहे हैं जम्मू, और यहाँ से आज इन्हें माता खीर भवानी के मंदिर यहाँ से भेजा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली यात्रा है। किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं और आप भी जा रहे हैं? देखिए, उत्साह आपके सामने है, श्रद्धालु आपके सामने है। जम्मू से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, दिल्ली से लोग आए हैं। ये आज की बात नहीं, पिछले 33 साल से जो एक आस्था और जो विश्वास है माता खीर भवानी के ऊपर है, उसको बरकरार रखने के लिए हर साल इसी तरह हो जाते हैं। मगर कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी वो हो जाता है जिसकी वजह से परेशानियाँ आती है, मगर हम उस डर में नहीं हैं। हम आप खुद देख रहे हैं किस हिसाब से लोग इसमें तैयार है, गाड़ियां लगी है, प्रशासन का इंतजाम है, सिक्योरिटी बिल्कुल चाक चौबंद है। वहीं भारत ने पाकिस्तान पर ऐसी वाटर स्ट्राइक की है कि अब वो बिलबिला रहा है। सिंधु के पानी के साथ ही भारत ने चिनाब के पानी को भी रोका है, जिससे पाकिस्तान को चुल्लू भर पानी ही नसीब हो पा रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत ने पानी की ऐसी कटौती की है कि हेड मराला पर चिनाब नदी का प्रवाह शून्य हो गया है। हेड मराला वही जगह है जहां से चिनाब नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत की सख्ती की वजह से पानी बाहर नहीं जा रहा। जानकारी के मुताबिक हेड मराला का पानी का प्रवाह 37,600 क्यूसेक तक गिर गया है। हेड मराला पर पानी की मात्रा में 91,000 क्यूसेक की कमी आई है। पाकिस्तान में केवल 7,200 क्यूसेक पानी जा रहा है। पहले रोज 44,800 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जाता था। 2 दिन पहले तक प्रवाह 98,200 क्यूसेक तक था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर बयान दिया। हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चिनाव हमारे देश से होकर निकल के जाती है, और 80% पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। और केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 83 करोड़ रुपए भी दे दिए कि आप बनाओ, आप क्या नहरें हो, ले जाओ पानी। ये कैसा समझौता है? तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान से हुए संघर्ष में भारतीय सेना की शुरुआत में थोड़ा नुकसान हुआ था, जिस पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं और इसे लेकर अब देश में सियासत गर्माती नजर आ रही है। सिंगापुर में दिए एक इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान से हुए संघर्ष को लेकर अहम बातें बताई। उन्होंने बताया कि संघर्ष में भारत को बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। 7 मई को शुरुआती चरण में भारत को थोड़ा नुकसान हुआ। ये महत्वपूर्ण था कि हमें थोड़ा नुकसान भी क्यों हुआ, जिसके बाद हमने पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर घुसकर हमला किया। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को तबाह कर दिया। सटीक हमले से कई आतंकी ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तानी एयरबेस भी हमले से तबाह कर डाले। सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सिंगापुर में एक साक्षात्कार के दौरान रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन्हें उठाया जाना जरूरी है। इन सवालों को केवल तभी पूछा जा सकता है जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। मोदी सरकार ने जनता को गुमराह किया है। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ, किसके दबाव में सीजफायर किया गया, क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत की दौरान उन्होंने जो संदेश दिया, उससे सीमा पार पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की शुरुआत रोड शो के साथ हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ खुली जीप में नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी को देखने और सुनने पहुंची भीड़ ने उन्हें देखकर तिरंगा लहराया और उनका स्वागत किया। ये रोड शो भोपाल के जम्बूरी मैदान पर समाप्त हुआ, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने न सिर्फ भारतीयों का खून बहाया, बल्कि उन्होंने नारी शक्ति को भी चुनौती दी, जो उनके लिए काल बन गयी। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया।
प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई को भारत की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा को कभी अलग नहीं माना। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं, जहां आज उनके पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज अमित शाह कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये उनका पहला पश्चिम बंगाल दौरा है, जो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। सुबह 11:20 पर अमित शाह कोलकाता के राजरहाट जाएंगे। CFSL की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। शाम 4:05 पर स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास का दौरा करेंगे। इसके बाद कल्चरल सेंटर का भी दौरा करेंगे, जहां पर बैठकों में भी वो हिस्सा लेंगे और इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। चाणक्य बोला जाता है उनको जब सुनेंगे और उनके भाषण, जब यहाँ पे अमित शाह जी भाषण तो नहीं, मैं बोलूँगा दहाड़ेंगे, जब तृणमूल के जो नवान्नो है जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं वहाँ पे भूकंप आ जाएगा। महाराष्ट्र में मीठी नदी सफाई मामले पर आए कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना उद्धव गुट महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला, उनके खिलाफ जांच की मांग भी उठाई। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि मीठी नदी की सफाई के नाम पर मनमाने तरीके से टेंडर बांटे गए, जिसको लेकर आदित्य डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसते नजर आए। एकनाथ शिंदे जी का तो बहुत करीबी नाता चंदा से, वो तो रात को गाते थे चंदा रे चांद को, ये इनसे नहीं। जो भ्रष्टनाथ शिंदे है उनको अभी के अभी उनके पद से मुक्त किया जाए और ईडी हो या ईओडब्ल्यू हो उनके सामने बिठाया जाए और पूछा जाए कि ये भ्रष्टाचार क्यों किया, कैसे किया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि इस योजना के तहत 14,000 करोड़ के टेंडर मनमाने तरीके से बांटे गए। इस योजना के तहत मेगा इंजीनियरिंग को भी टेंडर दिया गया, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, मेगा इंजीनियरिंग का टेंडर रद्द कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से गौमुख टनल की टेंडर प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है, उसे लेकर उद्धव गुट को सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। राजीव कृष्णा को यूपी का नया डीजीपी बनाया गया है। वो प्रशांत कुमार की जगह लेंगे, लेकिन यूपी में नए डीजीपी को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने नए डीजीपी को कार्यवाहक बताकर निशाना साधा है। राजीव कृष्णा 1991 बैच के आईपीएस है, उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। राजीव कृष्णा वर्तमान में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में एक माना जाता है। राजीव कृष्णा 2029 तक सेवा में बने रहेंगे। पीसी में सबके साथ ब्रीफ किया जाएगा। चार्ज मैंने ले लिया है, इसको आराम से पीसी में बैठेंगे और पूरी सभी जो बातें आपसे डिस्कस करेंगे। बस थैंक यू, बाकी थैंक यू। आप सब बताएंगे, आपको पीसी करें, सब चीज़ आएंगी पीसी में। लेकिन राजीव कृष्णा को लेकर तब सियासत गर्मा गई, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहते हुए तंज कस दिया कि यूपी को एक और कार्यवाहक डीजीपी मुबारक हो। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे। आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत ने असम में बाढ़ के हालात बना दिए हैं, जहां लखीमपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं और दर्जनों घरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। सैलाब के शोर में आशियाने ढह रहे हैं तो बस्ती से होकर बह रहे पानी की धारा ने दर्जनों घरों को डुबा दिया है। घरों के चारों ओर पानी भरा है और सड़क सैलाब के साथ बह गई, जिससे इस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों के सामने बाढ़ के हालात से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया, जिससे इलाके के लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है।
ऐसे हालात में लोग अपने घरों से सामान बाहर निकालकर ऊंचाई वाले इलाके में जा रहे हैं ताकि बाढ़ की विनाश लीला से खुद को सुरक्षित रख सके। पानी पानी हुए हालात से लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ लखीमपुर की नहीं बल्कि गुवाहाटी के भी कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं। रास्तों पर पानी भरा है। हालात ऐसे हैं कि असम के मंत्री जयंता मल्ला बरुआ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो नाव पर सवार होकर जाते नजर आए। असम के लखीमपुर जिले में जिस तरह के हालात बने हैं उससे लोगों पर भारी मुसीबत टूटती दिख रही है। गुवाहाटी में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लिहाजा बाजार बंद करने पड़े। नतीजा ये हुआ कि लोगों को जरूरत के सामान के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। इस महिला के हाथ में कुकर है। ये शख्स हाथों में पानी की बोतलें लेकर जा रहा है। लोग अपने काम धंधे के लिए जूते हाथ पर रखकर निकल रहे हैं। ये नजारा गुवाहाटी में आम हो चुका है, जहां लोग हैरान परेशान दिख रहे हैं। ये दो लोग सिर पर 2 बड़े बक्से लेकर ही पानी के बीचों बीच निकल गए। साफ है कि इनके घरों में पानी भर गया है और ये लोग अपना सामान उठाकर निकल रहे हैं। वैसे पानी तो कई घरों में भरा है, इसीलिए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। ये जूरी पार इलाके की तस्वीर है, जहां बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके घर पानी में डूब गए। इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये नीले रंग की पिकअप वैन है। इसमें बकरियां हैं, लेकिन पानी भरे होने की वजह से रास्ते में ही गाड़ी रुक गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों की मेहनत से बकरियों से भरी इस गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे, इसको लेकर लोग परेशान हैं। अरुणाचल प्रदेश पर भी मौसम की मार पड़ी है। बारिश के साथ जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से लंबा लंबा जाम लग रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से हुए एक हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सबसे पहले इस खौफनाक मंजर को देखिए। नीचे लोग खड़े हैं, ऊपर से मानो पूरा पहाड़ ही नीचे गिर रहा है। पहाड़ से नीचे गिरे बड़े पत्थर को देखिए। इसके नीचे जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। तस्वीरें बता रही हैं कि इसकी चपेट में आने वाले शख्स का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ही हुआ बाना सप्पा रोड पर आ रही इस गाड़ी के साथ। गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई, कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 परिवार के लोग शामिल हैं। कुदरत के कहर ने कार सवार लोगों की जिंदगी पलक झपकते ही छीन ली। अब आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरी सड़क ही पानी में बह गई। लैंड स्लाइड वाले रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया गया। इसका असर ये हो रहा है कि रास्ते में लंबा जाम लग गया। इलाका पहाड़ी है, इसीलिए यू टर्न की गुंजाइश भी बेहद कम है। जाम कितना लंबा है इसके लिए आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ पर लाइन में खड़ी गाड़ियाँ ही दिख रही हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल कुदरत की मार से दो चार है। शहर के अलग अलग हिस्सों से डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। इम्फाल की सड़कों पर पानी नहीं, सैलाब बह रहा है। कच्चे पक्के मकान टूट रहे हैं। लोग हर पल डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये वेटिकन सिटी नहीं, भारत के पूर्वोत्तर का बड़ा शहर इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इधर उधर जहाँ भी देखेंगे पानी का तेज बहाव दिखाई देगा और इसके बीच लोगों की जिंदगी लाचार नजर आ रही है। बाजार बंद है, खुले भी तो कैसे। बाहर नदी जो बह रही है, हर दुकान पर ताला लगा है, सब कुछ बंद पड़ा है। जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ लोगों को बचाने के लिए नाव चलती दिख रही है। जो बाहर निकले हैं उनका आधे से ज्यादा शरीर पानी में डूब गया है। अब अगली तस्वीर देखिए। यहाँ एसडीआरएफ को भी रेस्क्यू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जगह जगह रस्सी का सहारा लेकर लोगों को निकाला गया। नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू हुआ। इम्फाल में नदी उफान पर है और इसका पानी शहर के अंदर घुस गया। हर तरफ से पानी फुल स्पीड से आ रहा है। इस घर में भी पानी घुस गया। वहीं इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है उस अस्पताल में भी पानी ने घुसपैठ कर ली। हालात ऐसे हैं कि लोगों को बाढ़ के पानी से बचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। कोविड ने एक बार फिर से देश में जो रफ्तार पकड़ी है उससे लोगों के माथे की शिकन बढ़ती जा रही है। देश में बेतहाशा एक्टिव केस बढ़े हैं और इसकी वजह से कोविड का बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। बढ़ते कोरोना के मामले कोविड काल की यादें ताजा करने लगे हैं, जहां दिन ब दिन एक्टिव केस की तादाद तेजी से बढ़ रही है।
अस्पताल में कोविड टेस्ट के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे हैं। कोविड का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में बरपता दिख रहा है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोविड के 68 नए केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 485 हो गई। महाराष्ट्र में जनवरी से 10,915 स्वैब सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से अकेले 441 पॉजिटिव मरीज मुंबई में मिले हैं। महाराष्ट्र में कोविड से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ताज़ा आंकड़ों की माने तो देश भर में कोविड के 3,395 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 375 एक्टिव केस, गुजरात में 265, राजस्थान में 60 एक्टिव केस, केरल में 1336 एक्टिव केस, पश्चिम बंगाल में 205, यूपी में कोविड के 117 एक्टिव केस, जबकि तमिलनाडु में भी 185 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि कोविड के बढ़ते मामले कोरोना के बढ़ते संक्रमण का इशारा कर रहे हैं। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जल्लीकट्टू का आयोजन किया, जिसमें 800 से ज्यादा बैलों और 200 के करीब चरवाहों ने हिस्सा लिया। जैसे ही खेल की शुरुआत हुई, बैल को काबू करने के लिए होड़ मच गई। जितने भी चाराबाज खेल के मैदान में मौजूद थे, सभी बैल के कुबड़ को पकड़कर उन्हें काबू करने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान कई चरवाह बैल के निशाने पर आने से बाल बाल बचे भी। ये जल्लीकट्टू का अंतिम आयोजन था, इसीलिए पूरा झापट्टी गांव जल्लीकट्टू के प्रशंसकों से भरा हुआ था। इस आयोजन की खास बात ये थी कि जीतने वालों को देने के लिए पुरस्कार में सोने चांदी के सिक्कों से लेकर साइकिल और नगद पुरस्कार भी रखे थे। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है, जिसमें सांडों को काबू करने की चुनौती होती है। कई बार इसको लेकर सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन सवाल लोगों की आस्था का है, इसीलिए हर साल इसका आयोजन किया जाता है।